हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे हुए हैं। उनकी हम एक ब्रीफ स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, इज़ अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। बहुत ही विस्तृत, विशाल, वी कैन से दैट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा है। दैट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, और आज भी बदल रहा है और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि उसमें दिन प्रतिदिन बहुत सारे संशोधन जो होते हैं, अमेंडमेंट्स, बदलाव, चेंज होते जा रहे हैं। किस चीज़ को एड्रेस करते हैं वो सब अमेंडमेंट्स जो हैं, हमारे संशोधन, वो बात करते हैं सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस की, यानी सामाजिक राजनीतिक विकास की, चेंज, बदलाव की। किसमें? जिसको आज सरकार को, शासन को नीड है उस चीज़ की। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, जो प्रक्रिया होती है ना अमेंडमेंट की, यानी संशोधन की, वो किस चीज़ को सुनिश्चित करती है? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलेवेंट, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हिस्ट्री में भी एक प्रासंगिक डॉक्यूमेंट के तौर पर रहा है, और फ्यूचर में भी आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो बदलता जाएगा, उसी के हिसाब से उसकी स्टडी होगी, और वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा और हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की स्टडी है, वो इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंडिंग देयर टाइप्स, प्रोसीजर, यानी टाइप्स क्या होते हैं, कि कितने टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, प्रक्रियाएं क्या क्या है, एंड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र पर उन संशोधन का क्या प्रभाव पड़ता है वो बताते हैं। इस डिटेल्ड में हम कवर करेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, क्लासिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हुए हैं, और क्रिटिसिज्म क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं। आर्टिकल 368 जो है वो बात करता है पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें आर्टिकल 368 बेसिकली ये पावर देता है कि हम ऐसी शक्ति है हमारे पास कि उसमें हम प्रोसीजर अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इंश्योरिंग इट्स रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी क्या होती है? कठोरता, और लचीलापन बने रहे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सके। ठीक है, उसके बाद इट एम्पावर्स, ये सशक्त करता है पार्लियामेंट को, यानी संसद को, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट सर्टेन प्रोविजंस टू स्टेट रेटिफिकेशंस। ऐसे पार्लियामेंट को ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए, और ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे स्टेट रेटिफिकेशंस होते हैं, स्टेट भी अमेंडमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के टाइप्स देखने हैं हमें। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 अमेंडमेंट टाइप्स हैं। कितने तरह के हैं? 3 हैं। सबसे पहला है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम कह सकते हैं आउटसाइड आर्टिकल 368 से बाहर है ये, यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए भाई। These amendments do not follow the process of under आर्टिकल 368 में जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं उसको फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसे आउटसाइड रखा गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मान लीजिए हमें कोई न्यू स्टेट बनाना है जो आर्टिकल 3 और 4 बात करता है। ओके, चेंजेस इन द सेकेंड स्केड्यूल, और हमें सेकेंड स्केड्यूल में कोई चेंज करना है, लाइक सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से रिलेटेड, तो हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ना कि 368 की। ओके, इसकी नीड नहीं है इतनी। फिर है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ये सेकंड टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होता है? अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के अंदर आता है। इसमें हमें कुछ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द बोथ हाउसेज में वोटिंग होनी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फंडामेंटल राइट में अगर कोई अमेंडमेंट करना है ना आपको, लाइक हम आर्टिकल 42 पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तब देखेंगे कि फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों में कोई अमेंडमेंट चाहिए तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कर सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई अमेंडमेंट 86 में हमने किया था तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ी थी। बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 362 क्लॉज 2, यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, अ काइंड ऑफ अप्रूवल कह सकते हैं हम, समर्थन कह सकते हैं। इसमें आर्टिकल 362 क्लॉज
2 की बात की गई, 368 क्लॉज 2 की बात, ठीक है। अलॉन्ग विथ 2/3 मेजोरिटी, हमें हमारे साथ 2/3 मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, इट रिक्वायर्स अप्रूवल बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भले ही आपके पास पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत भी है, लेकिन फिर भी इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानसभाओं की जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेचर्स होती हैं उनकी भी 50% मेजॉरिटी चाहिए, ओके, अप्रूवल चाहिए। एग्जाम्पल, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 के अंदर होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स में हमने दिया था आर्टिकल 45 और 55 के तहत, ओके। सिग्निफिकेंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, संशोधन की। अडेप्टेबिलिटी, यानी हम अपना लेते हैं कोई भी चीज़ को। अलाउज द कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो अडेप्टेबिलिटी का सिद्धांत है ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है टू इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम्स, कि बदल जाओ आप चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग, जैसी टाइम डिमांड कर रही है। सेकंड है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए। एक्सपेंड्स राइट्स, अपने जो राइट्स होते हैं उन्हें एक्सपेंड करो। इंश्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक कल्याण की बात करो, न्याय की बात करो। जैसे कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज पे आता है, ओके। फिर नेक्स्ट है रिजॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे संवैधानिक जो हम कह सकते हैं मतभेद हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करना, सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक एड्रेस, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। मान लो तीनों ही ब्रांच है जो सरकार के तीनों ऑर्गन है, उनमें कोई ऐसा झगड़ा हो गया जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। लाइक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हम जानते हैं, कन्फ्लिक्ट का केस है, बेसिक स्ट्रक्चर पे बात आ गई थी, ठीक है। फिर आता है इन्हेंसिंग गवर्नेंस, को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, सरकार को और बढ़िया तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल देखें मैं जीएसटी थ्रू द 101 अमेंडमेंट में जीएसटी लगाई गई थी, तो उससे हमें पता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ना ये याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, लाइक देयर इम्पैक्ट, और उनका क्या प्रभाव पड़ा था वो भी देखेंगे। अर्ली अमेंडमेंट जो पहले हो गए थे, अर्ली अमेंडमेंट जो कि 1951 से 70 के अंदर हुए थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था ये भी हमें याद रखना है। संविधान कब बना था हमारा, 1950 में बन गया था, और पहला अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है संशोधन 1951 में, जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है। क्या था ये, एडेड रीजनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स like Article 19 and introduce 9th schedule to protect land reform laws from judicial review, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उस पर, उसके लिए लैंड लॉज लेकर आए गए थे, रिफॉर्म लाया गया था, सुधार लैंड लॉज के अंदर, ठीक है। 9th स्केड्यूल के अंदर दिया हुआ है वो, और एडेड किया गया था, क्या ऐड किया गया था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, रीजनेबल, जो वास्तव में वैलिड हो, वैसी ही रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए सिर्फ। ये था फर्स्ट हमारा अमेंडमेंट, ओके। सेकंड, फिर क्या है, 7th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 1956 में हुआ था। रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, इसमें स्टेट्स को थोड़ा रीऑर्गेनाइज, पुनर्गठित किया गया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर किया गया था। बेसिस एंड अबॉलिशेस द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू पार्ट ए बी सी, ये सब पार्ट वाइज हटा के भाषा के आधार पर किया गया था। फिर नेक्स्ट है 10th अमेंडमेंट जो 1961 में हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड बाय दादर एंड नागर हवेली इनटू इंडिया। ये किससे रिलेटेड है, दादर नागर हवेली से 1961 में। तो ये सब हमारे अर्ली मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे अमेंडमेंट, इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से अमेंडमेंट, 71 से 77 के बीच में। 24th अमेंडमेंट कब आया था, 1971 के अंदर, जिसमें इम्पावर्ड पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, की पार्लियामेंट को ऐसे सशक्त किया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अमेंड मतलब संशोधन कर सकते हैं। 25th जो अमेंडमेंट है हमारा 1971 के अंदर ये आता है, लिमिटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 को अबॉलिश करके लिमिट किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। 42nd अमेंडमेंट जो है वो आता है 1976 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ओके। इट एडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड लेकर आए थे प्रीएम्बल में। कौन कौन सी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी लेकर आया गया था प्रीएम्बल के अंदर। उसके बाद आता है रिड्यूस जुडिशियल रिव्यू बाय कर्बिंग फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू को जो है थोड़ा कम किया गया था फंडामेंटल राइट्स के लिए। स्ट्रेंथन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज, इस 42nd में इतना कुछ चेंजेस लाया गया है, लैंडमार्क है ये, इंपॉर्टेंट है, ओके। लाइक कैसे कि प्रीएम्बल और राइट, और इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं।
पहले हम 44th को पढ़ेंगे। ओके, दोनों को कवर करते हैं। पोस्ट इमरजेंसी, पहले हम ये देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इमरजेंसी के बाद में लाए गए थे। सबसे पहले है रिवर्स्ड मेनी प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ 42nd एंड 44th, दोनों के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। The 42nd and 44th amendments are the most significant constitutional amendments in India. भारत के अंदर 42वां और 44वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, रिफ्लेक्टिंग मेजर शिफ्ट्स इन कंट्रीज पॉलिटिकल। वास्तव में भारत की राजनीति के अंदर संवैधानिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव आया था। देयर इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू की पॉइंट्स देखते हैं, फिर उनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। पहला है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा ईयर है? 1976, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी यानी छोटा संविधान कहा जाता है। नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द एक्सटेंसिव चेंजेस इट मेड, इसमें भयंकर चेंज हुए थे। ओके, पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर पीरियड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी के पीरियड में आया था, जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी तब लाया गया था ये। ओके, फिर हम देखते हैं स्ट्रेंथन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर स्टेट की पावर्स को ख़त्म करके जो आपकी सेंटर की पावर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है, मजबूत किया जाता है। स्ट्रेंथन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन रिस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू, इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एक लिमिट तक, बाय लिमिटिंग द कोर्ट्स को कहा जाता है आप अपनी सीमा में रहिए। एबिलिटी टू क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना उनको क्वेश्चन करने की जो योग्यता है उसकी सीमा में रहिए। इंसर्टेड वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, इसी समय आए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ऐसे वर्ड्स आए थे। ओके, इनटू द प्रीएम्बल में लेकर आए गए थे, रीशेप किया था, इसके आइडियोलॉजिकल टोन को इसने बदला था। मेड फंडामेंटल ड्यूटीज मैंडेटरी बाय एडिंग पार्ट 4th A, अब ड्यूटीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया था, पार्ट 4th A इसमें ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में। कर्टेल्ड फंडामेंटल राइट्स बाय प्रायोरिटाइजिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स ओवर फंडामेंटल राइट इन सम एरियाज, कहीं कहीं पे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइजिंग किसको किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, और फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया गया है थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट्स इन सम एरियाज में ऐसा हुआ था। अब हम देखते हैं, क्रिटिसिज्म भी देखना ज़रूरी है ना, इसका क्या क्रिटिसिज्म था, यानी इसकी आलोचनाएं क्या हुई थी। तो सीन एज एन अटेम्प्ट टू कंसंट्रेट पावर इन द एग्जीक्यूटिव, इसमें कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई थी, सारे पावर्स को यहाँ पे देखिए आप कर्टेल की गई थी हमारी फंडामेंटल राइट्स को, तो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव बनाने की कोशिश की गई थी। कंसंट्रेट माने होता है सेंट्रलाइज्ड बनाना, एक जगह पावर्स को ले आना। ओके, और हम देखते हैं व्यूड एज एन अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, जैसे भारतीय लोकतंत्र को थोड़ा सा अंडरमाइनिंग कर लिया गया था, समझा गया था कि क्या है ये। फेडरलिज्म, संघवाद को थोड़ा सा अलग मीनिंग ले लिया गया था। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को यहाँ पे खत्म सी करने की बात आ गई थी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को भी हमने लिमिटेड कर दिया था ना, इसीलिए। स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड ओपोजिशन एंड बिकम सिंबल ऑफ ऑथोरिटेरियन ओवर रीच, ये बहुत ज़्यादा फैला और कैसे बना? ऑथोरिटेरियन होता है कि अपनी मनमानी के तौर पे लोग काम कर रहे हैं, ओवर रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, तो ये था। अब हम देखते हैं 44वां जो संविधान संशोधन आता है उसके 2 साल बाद 1978 के अंदर आता है, इसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, की वापस डेमोक्रेसी की ओर लौटना, वापस मुड़कर देखना। इनेक्टेड बाय द जनता पार्टी के द्वारा इनेक्ट किया गया था। गवर्नमेंट आफ्टर द इमरजेंसी एंडेड, जैसे ही इमरजेंसी खत्म की गई थी उसके बाद आया था। एम्ड टू रिवर्स द एक्सेस ऑफ 42nd अमेंडमेंट, ये हम कह सकते हैं रिवर्स था, यानी 42nd अमेंडमेंट में जो है उसका रिवर्स पॉइंट घूमता है ये, और वापस हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ओर लौटते हैं। हमने जो हमारे अधिकारों को खोया था वापस प्राप्त करते हैं, डेमोक्रेटिक मूल्य जो हमारे लोकतंत्र के मूल्यों की ओर चलते हैं। री इंस्टेंडेड फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वापस मजबूती प्रदान करते हैं बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ कर्टेल देन ड्यूरिंग, कि इमरजेंसी में भी आप जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल उसकी रिड्यूस हो गई थी, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी उसे वापस प्राप्त करते हैं। रीस्टोर जुडिशियल रिव्यू, हमारा न्यायिक पुनरावलोकन जिसमें कोर्ट्स
लॉज जो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उनके वापस रिव्यू कर सकती है, वो राइट उन्हें वापस मिल जाता है। रीएफर्म्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, वापस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वापस से एक फ्रेम में लेकर आते हैं। अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था। लिमिटेड द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी ओनली द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। अगर मान लीजिए आर्म सेना का विद्रोह हो जाता है या फिर बाहर से कोई आक्रमण होता है तभी ही एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, यानी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी। ओके। प्रॉपर्टी राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस समय हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स था वो रिमूव्ड हो गया था आर्टिकल 31, लेकिन फिर क्या हुआ था, लीगल राइट हमें दिया गया है एक अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंदर, जो प्रॉपर्टी राइट शिफ्ट होकर इसमें चला जाता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा। ओके। नाउ स्ट्रेंथन सेफगार्ड्स फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। 44वां संशोधन जो है बहुत सेफगार्ड है सिविल लिबर्टी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या रहा था इसका। 42nd amendment showed how constitutional changes could be used centralized authority and restrict freedom। जो 42वां संविधान संशोधन तो यह बताता है कि हमारी फ्रीडम हमसे कैसे छीनी जा रही थी, अथॉरिटी ने राज किया था, सेंट्रलाइज्ड हो गई थी हर चीज़ें। लेकिन 44वां संविधान संशोधन ये बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है, सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है रिसिलियंस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वापस हम डेमोक्रेसी की ओर लौटे, हमारे मूल्यों की ओर लौटे, कमिटमेंट किया हमने मोरालिटी और अपने इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। ओके। टुगेदर दे रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल लर्निंग फेज इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। विकास में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। हाईलाइटिंग द नीड फॉर चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, इस बात को बताते हैं। अब हम देखते हैं रेस्टोर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू हमारे आ गए थे। राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें हम 44th की बात कर रहे थे, ये वही है। एंड अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, अमेंडमेंट पढ़ते हैं 42nd अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल के अंदर बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की। फिर 61 अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, इसमें रिड्यूस वोटिंग एज 21 से पहले 21 थी कि आप वोट 21 साल बाद होने के दे सकते हैं, लेकिन बाद में 18 साल कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, 61 1988 के अंदर आया था ये। अमेंडमेंट फॉर लोकल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या अमेंडमेंट आए थे लोकल गवर्नेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर आया था। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो पंचायती राज को, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इंस्टीट्यूशन लाइक पार्ट, कौन से पार्ट में मिला था, 9th में मिला था। ओके। देन 74th अमेंडमेंट 1992 में आता है, स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ को, पार्ट 9th ए के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी मिला था, इम्पॉर्टेंट। ओके। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर आता है, जिस टाइम जीएसटी को इंट्रोड्यूस, गुड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया हमें, एंड अमेंडिंग 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करके, कौन से शेड्यूल में, 7th में। रीसेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं 2019 से प्रेजेंट तक में देखते हैं, करंट में भी 103 अमेंडमेंट 2019 में हुआ है। इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की 103वां अमेंडमेंट के अनुसार हम 2019 के बाद EWS को कर सकते हैं, जो वीकर सेक्शन हैं जनरल कैटेगरी में, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके। फिर 104 जो अमेंडमेंट है 2020 में आया है, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए बढ़ाई जाए, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 2030 तक बढ़ाई जानी चाहिए सीट्स। फिर 105वां आया है 2021 में, रेस्टोर्ड स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई OBCs फॉर रिजर्वेशन, स्टेट के पास पावर होगी आइडेंटिफाई करने के लिए OBCs फॉर रिजर्वेशन। फिर लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखते हैं अब हम अमेंडमेंट्स के ऊपर जो आई हैं। सबसे पहली है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के अंदर, हेल्ड द पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। वो कहता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन वहीं गोलकनाथ केस कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती पार्लियामेंट अमेंड हमारे फंडामेंटल राइट में।
फिर केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला का केस आता है 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर बात करता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट केवल संविधान को संशोधित कर सकती है बट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। वो बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर पर हानि नहीं होनी चाहिए हमारे। द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, डेमोक्रेसी आती है, फेडरलिज्म आता है, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर। इन पर अगर हानि हुई ना तो फिर बस जुडिशियल ये सब चीज़ें नहीं सहन की जाएगी। ओके, मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है जिसमें रीअफर्म बेसिक स्ट्रक्चर, फिर से बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म किया जाता है। स्ट्रक डाउन पार्ट 42nd अमेंडमेंट दैट लिमिटेड जुडिशियल, और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके पार्ट्स को स्ट्रक डाउन किया जाता है, नकारा जाता है क्योंकि उसने जुडिशियल रिव्यू को लिमिट कर दिया था। ओके, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि ये किस में आता है जुडिशियल रिव्यू, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ओके, IR क्योलो और वजह स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में हेल्ड द लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे जो 9th शेड्यूल में मेंशन्ड है उसके जगह पे लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आई थी। ओके, फिर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम देखते हैं। नाउ क्रिटिसिज्म देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए हैं। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं, अब तक देख लीजिए आप 100 अमेंडमेंट्स हो गए हैं 75 ईयर्स में, कंपेयर टू ओनली 27 इन द US कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन देखते हैं, लाइक सम अमेंडमेंट्स सर्व पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स हैं सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक हित को ही प्रभावपूर्ण बनाते हैं, रेदर देन पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करते, सामाजिक कल्याण की। वीकनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कमज़ोर किया, जैसे सर्टेन अमेंडमेंट्स हैव लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम्स, लाइक 42nd अमेंडमेंट ने हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया था। कन्फ्लिक्ट विद जुडिशियल रिव्यू का हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। पार्लियामेंट जो है संसद, वो हमारी न्यायपालिका के साथ हमेशा क्लैश ओवर में रहती है, पावर टू अमेंड करना है नहीं करना इस बार। कंक्लूजन देखते हैं, द अमेंडमेंट प्रोसेस इंश्योर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट्स टू चेंजिंग टाइम्स वाइल परसिविंग इट्स कोर प्रिंसिपल्स, को बनाए रखने के अगेंस्ट में हम कह सकते हैं कि चेंज करना, टाइम के साथ चेंज इवॉल्व होते रहना। ओके, हाउएवर ओवर यूज मिसयूज होता रहता है, लेकिन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे बात बनी तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख के अमेंडमेंट करना है। इंपॉर्टेंट है 73 4th 101 वे में स्ट्रेंथन गवर्नेंस, वाइल अदर लाइक ये क्रिटिसाइज करता है, सेंट्रलाइज करता है पावर को, बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, पब्लिक गुड रेदर देन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक हित के बजाय किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। डेमोक्रेसी को और ज़्यादा संवैधानिक तौर पर संवैधानिक बनाना है। तो यही था हमारा आज का अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।